बुआ के मंडप भगवान का नाम लेकर अंदर आइए। राजेश भैया, बिटिया बेचारी सुबह से आपको पूछ रही थी, जब से मालकिन गई है घर का तो जैसे नक्शा ही बिगड़ गया है। किरण, ये मेरी छोटी बहन पायल है। माँ के जाने के बाद मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ इसका ख्याल रखने की, पर समझ में नहीं आता कैसे संभालूं। उम्मीद करता हूँ तुम इसका पूरा ख्याल रखोगी और माँ का प्यार दोगी। किरण पायल के पास जाकर जमीन पर बैठ जाती है। अरे इतनी प्यारी गुड़िया, और ये क्या हाल बना रखा है। इधर आओ बेटा मेरे पास, डरो मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे तुम्हारी चोटी तो बिल्कुल ढीली है और बाल भी कितने उलझे हुए हैं। अब से तुम्हारी चोटी मैं बनाऊंगी। हाँ, अब मुझे जैसा आता था बना दिया। कंघी करते वक्त ये बहुत रोती है तो मैं भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता। अरे कोई बात नहीं। विमला बाई, जरा गुनगुना पानी और नारियल तेल ले आइए तो। पायल इधर देखो, अब हम रोज मस्त वाली नई नई चोटी बनाएंगे। बनाओगी ना मेरे साथ? हाँ। कुछ महीने बीत चुके थे। सुबह का समय था। किरण रसोई में काम कर रही थी और पायल स्कूल की ड्रेस पहनकर तैयार खड़ी थी। पायल, जल्दी से अपना दूध खत्म करो, फिर स्कूल वैन आ जाएगी। आज टिफिन में आलू की सब्जी पैक की है मैंने। भाभी माँ, मुझे दूध नहीं पीना है, इसमें मलाई तैर रही है। बहू जी, आप इसे इतना लाड़ मत लड़ाइए। राजेश भैया ने तो इसे पहले से ही बिगाड़ रखा है, कल को ये आपके सिर पर चढ़ जाएगी। विमला बाई, बच्ची ही तो है। और पायल, ये मलाई नहीं है, ये तो ताकत वाली मैजिक क्रीम है। इसे पियोगी तभी तो क्लास में सबसे लंबी दिखोगी। चलो चलो, शाबाश, जल्दी पी लो, फिर मैं बालों में वो नए वाले पिंक रिबन लगाऊंगी। चलो चलो चलो। पायल हंसते हंसते दूध का ग्लास खत्म कर देती है। अच्छा ठीक है, पी लिया। भाभी माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। अरे वाह, पायल ने दूध पी लिया। किरण, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे हाथ से तो कभी ये पीती नहीं थी। लोग सही कहते हैं, औरत के आने से घर घर बनता है। 2 साल बाद किरण की अपनी बेटी निधि अब उसकी गोद में है। पायल, जो अब 6 साल की हो चुकी है, अपनी छोटी बहन जैसी भतीजी को निहार रही है। भाभी माँ, निधि कितनी छोटी है ना, इसके हाथ पैर तो मेरे खिलौने जैसे हैं। मैं इसे अपनी गोदी में ले लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर बहुत आराम से। अब तुम बड़ी हो गई हो पायल, तो निधि का ख्याल तुम्हें ही रखना है। तुम इसकी बुआ हो ना। तभी ये बात सुनते ही विमला बाई बोली, बहू जी, अब तो आपकी अपनी बेटी होगी। अब पायल बिटिया को थोड़ा अपना काम खुद करना सीखना चाहिए। कब तक आप इसके पीछे पीछे घूमती रहेंगी? अब तो आपको अपनी सगी बेटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विमला बाई, कितनी बार बोला ये मेरा तेरा मत किया करो। निधि के आने से क्या मेरा और पायल का रिश्ता बदल गया? ये दोनों ही मेरी बेटियां हैं, बल्कि पायल तो मेरी पहली औलाद जैसी है। लोग सगी और सौतेले में फर्क करते होंगे, मेरे लिए पायल का हक निधि से रत्ती भर भी कम नहीं है। ठीक है, भाभी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना भाभी माँ? बिल्कुल बेटा, तुम दोनों मेरी 2 आंखें हो। आज राजेश के घर में एक छोटा सा पारिवारिक समारोह है। पड़ोस की शांति बुआ और सुमन चाय पी रही थी। पायल और निधि एक जैसे कपड़े पहनकर खेल रही थी। किरण, मानना पड़ेगा, तुमने ननद को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा है। पर एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अरे बोलिए ना बुआ जी, बुरा क्यों मानूंगी? देखो, अभी तो ये दोनों छोटी है तो सब अच्छा लग रहा है, एक जैसे कपड़े, एक जैसा प्यार, ये सब दिखाने में अच्छा लगता है। पर जब ये बड़ी होंगी और पायल की शादी का वक्त आएगा ना, तब असलियत सामने आएगी। लोग कहते जरूर है, पर ननद और बेटी की बराबरी कभी नहीं हो सकती। वक्त आने पर अपने खून का मोह जाग ही जाता है। देख लेना, कल को जब गहनों और पैसों की बात आएगी तो ममता हवा हो जाएगी। अरे बुआ जी, आप भी ना कैसी कड़वी बातें लेकर बैठ जाती हैं। देखे तो दोनों बच्चे कितने खुश हैं। बुआ जी, रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता। जो प्यार और वक्त मैंने पायल को पालने में दिया है, क्या वो पराया हो सकता है? माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, संस्कारों से सींचने वाली भी होती है। ये सब बातें कहने में अच्छी लगती है किरण, समय आने पर सब पता चल जाएगा। बुआ जी, पालने वाली माँ का खून रगों में नहीं, संस्कारों से दौड़ता है। मेरी पायल मेरी शान है, और वक्त आने पर मैं ये साबित कर दूंगी कि वो मेरी बेटी से बढ़कर है, कम नहीं है। 20 साल बाद पायल अब 28 साल की है और निधि 22 की, और आज दोनों किसी पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वो प्लेसी वाली इयररिंग्स दे दो ना। निधि, अभी पिछले हफ्ते ही तो नया लिए थे तुमने, वो पहनो ना। अच्छा चलो ले जाओ। और देखो, ये काजल फिर से बाहर निकाल दिया तुमने, इधर आओ ठीक कर दो।
इसीलिए तो मैं कहती हूँ आप मेरी बुआ नहीं है, मेरी बड़ी बहन हो। मम्मी तो बस डांटती रहती है, एक आप ही हो जो मुझे समझती हो। तभी किरण कमरे में आती है। अच्छा, तो मैं सिर्फ डांटती हूँ? भाभी आप ही ना इसकी बातों को सीरियसली क्यों लेती हो? ये बस मक्खन लगा रही है ताकि मैं अपनी नई वाली सैंडल्स और इयररिंग्स इसे दे दूं। तुम दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता बुआ भतीजी हो, बिल्कुल सहेलियां लगती हो। बस तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। कुछ दिनों बाद सुबह के समय एक ऑटो रुकता है और एक हैंडसम लड़का आर्यन अपना सामान लेकर उतरता है। निधि बालकनी में खड़ी ये सब देख रही थी। बुआ जल्दी आओ, देखो सामने वाले घर में कोई नया लड़का रहने आया है। लुक तो देखो, बिल्कुल हीरो लग रहा है। निधि, पढ़ाई पर ध्यान दो। कौन आया है कौन गया इससे हमें क्या लेना देना। बहुत शरारती हो गई है तू। कुछ दिनों बाद, माँ जी लाइए ये बैग मुझे दे दीजिए। इतनी गर्मी में आप क्यों वजन उठा रही हैं? अरे बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ कैसे? जी मेरा नाम आर्यन है, सामने वाले पीजी में नया आया हूँ। हाय आर्यन, मैं निधि। थैंक्स विमला बाई की हेल्प करने के लिए। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। वैसे वो अंदर जो बैठी थी वो आपकी बहन है क्या? ओहो, वो मेरी बुआ है पायल, पर हम ना सहेलियों जैसी ही हैं। आइए ना हमारे साथ कॉफी पीकर जाइए। क्यों नहीं, वैसे आप क्या करती हैं और आपकी बुआ? मैंने पीजी में एडमिशन लिया है इसी साल और बुआ डीएन कॉलेज में लेक्चरर है। वाओ, मैं भी डीएन कॉलेज में ही जॉब करता हूँ, अभी ज्वाइन किया मैंने। बातों का सिलसिला खत्म हुआ और आर्यन अपनी कॉफी पीकर लौट गया 2 दिन बाद। पायल जी, लगता है आप ऑटो का वेट कर रही थी। मैं भी घर जा रहा था, हम ऑटो शेयर कर सकते हैं अगर आपको ऐतराज ना हो तो। ओके श्योर। पायल और आर्यन अक्सर ही कॉलेज आते जाते एक दूसरे से मिलते और बातें किया करते। निधि, ये परफ्यूम मैं तुम्हारे लिए लाया था, आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये पायल के लिए कुछ किताबें मेरी तरफ से उन्हें दे देना। आज मेरा बर्थडे है तो मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट ही समझ लो। वाह, आर्यन को मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। घर पहुंचकर, बुआ आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। बुआ, वो आर्यन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है वो? वो अच्छा है, ऐसा खास तो कभी सोचा नहीं। मैं ना आजकल दिन रात बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे लगता है वो मेरे लिए परफेक्ट है। बुआ कि मैं मम्मी से कह दूं वो आर्यन के घर वालों से बात करे, लेकिन आपसे पहले मेरी शादी के लिए मम्मी मानेगी क्या? निधि के मुंह से ये बात सुनते ही पायल का चेहरा फीका पड़ जाता है, पर वो अपने आप को संभाल कर कहती है, अगर तुम खुश हो निधि तो भाभी से जरूर बात करो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं भाभी से बात करती हूँ, मेरा भी शादी का मन नहीं है, मुझे पीएचडी करने का मन है, तो तब तक तुम्हें क्यों वेट कराना। ओह आई लव यू बुआ। अब देखना आर्यन के आने से हमारा घर और भी खुशहाल हो जाएगा। आपको पता है ना कितना अच्छा है वो। निधि सो चुकी थी, लेकिन पायल की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो चुपचाप उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। सामने वाले पीजी की बालकनी की लाइट अभी भी जल रही थी। शायद आर्यन अभी भी जाग रहा था। पायल के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई, जिसे वो दुनिया की नजरों से छुपाकर रात के अंधेरे में खुद से साझा कर रही थी। उसे पता था कि आने वाला वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या बात है पायल, आजकल मुझे देखकर मुंह क्यों फेर रही हो? सब ठीक है ना? हाँ, खराब क्या होगा, बस सोच रही हूँ जॉब चेंज कर दूं। लेकिन क्यों? चंडीगढ़ से अच्छा ऑफर है, वहां ज्वाइन करना चाह रही हूँ। वैसे भी यहाँ मन नहीं लग रहा। अरे क्या हुआ अचानक? आर्यन मुझे पीएचडी करनी है, मैं अपना फोकस क्लियर रखना चाहती हूँ। वैसे भी तुम मेरे साथ नहीं निधि के साथ अच्छे लगते हो। क्या? अरे वो बच्ची है अभी पायल, मैं कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोचूंगा। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, क्या सच में प्यार करते हो मुझसे? तो फिर एक बात बताओ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी? ये कैसा सवाल है पायल? तो ठीक है, मेरे लिए मुझे भूल जाओ और निधि से शादी कर लो। मैं कोई खिलौना हूँ जो तुम अपनी भतीजी के साथ शेयर करके महान बनना चाहती हो? मैं 4 साल की थी जब भाभी इस घर में आई। वो चाहती तो अपनी बेटी पर प्यार लुटा सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया, एक बहन जैसी भतीजी दी, मेरी दुनिया को खुशी से भर दिया। आज मेरी बारी है आर्यन, उसकी बेटी की खुशियां छीनकर मैं अपना जीवन नहीं सजा सकती। मेरी मजबूरी समझो, तुम्हें मेरी कसम है, भगवान के लिए हाँ बोल दो, वो बहुत खुश रखेगी तुम्हें। तुम सच में यही चाहती हो? हाँ। ठीक है,
मैं तैयार हूँ। घर आकर, निधि भाभी को बुलाओ, आर्यन के बारे में बात करने का समय आ गया है। ये क्या बात कर रही हो तुम? निधि की शादी? अरे लेकिन उसकी शादी की कौन सी जल्दी है हमें? अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई इसकी, शादी पहले तेरी होगी। भाभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है, और वैसे भी अभी मुझे जॉब का ऑफर आया है, मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो रही हूँ। मुझे अभी कई साल चाहिए, आप निधि की शादी की बात चलाइए ना। अजीब बात है, इसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? क्योंकि मम्मी मुझे आर्यन पसंद है, और मेरा बहुत पढ़ाई करने का कोई इरादा भी नहीं है। आप लोग बात चलाओ ना, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे दुनिया क्या कहेगी, ऐसे शादियां होती है क्या? एक बार बोला ना मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, क्यों पीछे पड़ी हैं आप? ये कहकर पायल अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। किरण को समझ में नहीं आ रहा था, जो पायल कल तक इतनी शांत थी वो अचानक इतनी चिड़चिड़ी और विद्रोही कैसे हो गई। निधि ने पायल को छोड़कर अपनी माँ किरण का हाथ पकड़ लिया और उसे हिलाने लगी। मम्मी अब तो सुन लिया ना आपने, अब तो पायल बुआ ने अपनी मर्जी बता दी है, तो मेरे लिए हाँ बोलो ना, मुझे आर्यन बहुत पसंद है। मैं तो बस पूछो ही मत, प्लीज मम्मी प्लीज, आप बात आगे बढ़ाओ ना, उसकी फैमिली को मनाओ ना। निधि तू पागल हो गई है क्या? इतनी जल्दी क्या है? मम्मी अब जब बुआ को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर रुकना क्यों है? मुझे वो लड़का पहली नजर में ही भाग गया था, प्लीज मम्मी अब ना मत कहना। उधर आर्यन के घर में भी गहमा गहमी थी। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। देख बेटा, किरण जी का फोन आया था, वो अपनी बेटी निधि के लिए पूछ रहे हैं, क्या तू भी पसंद करता है उसे? आर्यन की आंखों के सामने पायल का वो शांत चेहरा घूम गया, पर उसने अपनी भावनाओं को दबाया और एक ठंडी सांस ली। ठीक है, आप हाँ बोल दो, मैं निधि से शादी करने के लिए तैयार हूँ। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पायल अब काफी कटी कटी सी रहती थी और अकेले में अपनी डायरी में दिल की बातें लिखा करती थी। एक दिन निधि अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे अलमारी के पीछे पायल की पुरानी डायरी मिली। पन्ने पलटते ही निधि के होश उड़ गए। भाभी के एहसान, निधि की खुशी, मेरा प्यार, ये क्या है? बुआ और आर्यन एक दूसरे को पसंद करते थे। डायरी में लिखा हर शब्द निधि के सीने में चुभ रहा था। उसे अपनी बुआ के महान त्याग का पता चला तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। हे भगवान, इतना सब कुछ चल रहा था और मैं अपनी शादी की खुशी में बुआ के चेहरे का गम पढ़ ही नहीं पाई। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बुआ मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी और मैं अपनी खुशियों के लिए बावली हुई जा रही थी। मुझे अभी मम्मी को बताना होगा। निधि रोते हुए डायरी लेकर सीधा रसोई की तरफ भागी। किरण रसोई में काम कर रही थी। निधि ने सिसकती हुई डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। किरण ने जैसे ही डायरी पढ़ी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या है ये सब? ये पायल ने लिखा है? हाँ मम्मी, बुआ ने लिखा है। पायल, ओ पायल, बाहर आ अभी, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। पायल सहमी हुई कमरे से बाहर आई। किरण ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया। राजेश और विमलाबाई भी शोर सुनकर दौड़ कर आए। ये सब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे क्या लगा था हमें कभी पता नहीं चलेगा? तूने मुझे इतना पराया समझ लिया? इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई? क्या मैं अपनी एक बेटी का घर उजाड़ कर दूसरे का बसाऊंगी? भाभी, मैं तो बस आपके एहसानों का कर्ज उतारना चाहती थी। निधि की खुशी के लिए मैंने ये सब किया। वो मेरी बहन से भी बढ़कर है, उसका दिल कैसे टूटने देती है आप ही बताओ। आपके दिल को तो ठेस पहुंचाने का मैं सोच भी नहीं सकती। पागल लड़की, माँ का दिल तब टूटता है जब उसकी औलाद घुट घुट कर जीती है। तूने अपनी मोहब्बत की भीख किसे देने की सोची? वो आपको पता नहीं, पर मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और मैं आपका घर उजाड़ के अपना घर बसाऊंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे आर्यन पसंद है, पर आप और वो एक दूसरे से प्यार करते हो, इस बात में बहुत फर्क है। आपने मेरी नादानी को इतनी बड़ी कुर्बानी में बदल दिया। सबसे बड़ी बात, जब आर्यन मुझसे प्यार ही नहीं करता तो बात यही खत्म हो जाती है। किसी से जबरदस्ती प्यार तो नहीं कराया जा सकता। आपने कैसे सोच लिया कि वो मुझसे शादी करके खुश रहेगा? ये शादी करवा कर आप सिर्फ 2 नहीं 3 जिंदगी बिगाड़ रही थी। किरण ने उसी वक्त आर्यन को घर बुलाया। घर का माहौल गंभीर था। किरण ने आर्यन और पायल को आमने सामने खड़ा किया। राजेश जी, आज फैसला होगा। हमारी पायल ने जो त्याग किया है अब और नहीं। बोलो आर्यन, क्या तुम भी शामिल थे इस नाटक में? मैं तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ पायल को ही पसंद करता हूँ, लेकिन पायल ने मुझे कसम दी थी। पायल बेटा,
हम इतने छोटे नहीं कि तेरी जिंदगी दांव पर लगा दे। बुआ मुझे माफ कर दो, मेरा प्यार बस एक नादानी थी, पर आपका और आर्यन का रिश्ता सच्चा है। अब दोनों ने मेरी नादानी को सुधारने की बजाय खुद के रास्ते अलग कर दिए। अब बस आपको आर्यन से ही शादी करनी होगी। आर्यन, आपको मेरी बुआ का रिश्ता मंजूर है? चुप कर तू, कब से इतनी बड़ी हो गई? आपके कपड़े और मेकअप मांगकर यूज करने वाली यह लड़की आपसे आपका प्यार भी ले जाएगी? आपने ये बात सोची भी कैसे बुआ? और आर्यन आपसे ये उम्मीद नहीं थी? आपने एक बार खुलकर अपने दिल की बात कही होती तो क्या मैं इतनी नादान लगती हूँ सबको? मुझे माफ कर दो निधि, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। लेकिन सच यही है, मैंने कभी एक पल के लिए भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। तभी विमलाबाई बीच में बोल पड़ी। हाँ बीवी जी, आप लोग तो निधि बिटिया की बातों में आ गए, पर एक बात बताओ, उस रात मैंने देखा था पायल बिटिया अपने कमरे में फूट फूट कर रोई जा रही थी और कुछ लिख रही थी। मैं जब दूध देने गई तो वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे तो तब भी शक हुआ था, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात में सब मैंने कुछ बोला नहीं, वरना कल को लोग कहते मैं घर की बेटियों को बदनाम कर रही हूँ, इसलिए मैं चुप लगा गई। अरे विमला, तुम मुझे तो बताती, कैसी माँ हो रहे, मुझे खबर ही ना लगी मेरी बेटी के मन में क्या था। खुद को दोष मत दो बहू जी, आज आपने साबित कर दिया कि परवरिश जन्म से बड़ी होती है। आपने जो पायल और निधि को परवरिश दी है उस बात का क्या ही कहना, और पायल बिटिया को अपनी बेटी मानकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैं तो पूरे मोहल्ले में अब इस बात का ढिंढोरा पीटेगी। किरण ने आर्यन का हाथ पायल के हाथ में रख दिया। अब शादी के मंडप में पायल और आर्यन बैठे थे। शांति बुआ और सुमन मेहमानों के बीच हैरान खड़ी थी। किरण, ये क्या उलटफेर है? रिश्ता निधि का था और शादी बुआ की, लोग क्या कहेंगे? अरे करे क्या रही है तू? इतना अच्छा रिश्ता था, तुझे पहले अपनी बेटी का भविष्य देखना चाहिए था। अपनी बेटी का भविष्य ही तो देख रही हूँ बुआ जी, दुनिया जो चाहे कहे। आज मैंने अपनी ममता का कर्ज चुका दिया। आपने कहा था ना, वक्त आने पर अपना खून पता चलता है। देख लो, अब बताओ कौन अपना कौन पराया। वो ये मेरी बेटी के लिए सब छोड़ने चली थी, और आज मेरी बेटी ने बुआ के लिए सब छोड़ दिया, और मैंने अपनी ननद को अपनी सगी बेटी से बढ़कर उसका हक दिया। अब बताइए कौन पराया है? किरण, तुमने आज साबित कर दिया कि रिश्ता खून का नहीं, संस्कारों का होता है। किरण ने पायल और आर्यन की आरती उतारी। विमलाबाई ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, और शांति बुआ के ताने हमेशा के लिए शांत हो गए। ये कैसा खाना बनाया तुमने? आज के दिन भी दाल चावल बनाकर रखती है। कोई इस तरह का खाना कैसे खा सकता है रोज रोज? रहने दो भैया, इन लोगों को बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। जितना भी समझाने की कोशिश कर लो, यही 2-4 तरह का खाना बार बार रिपीट पर बनाते रहते हैं। दोनों ही बेटे घर के बने हुए खाने को देखकर बड़बड़ा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लता गुस्से में उन दोनों से पूछती है, तुम मुझे ये बताओ कि खाने में आखिर बुराई क्या है जो तुम इस खाने को बेकार बता रहे हो? अरे दोनों बहू ने मेहनत करके ये खाना तैयार किया है और तुम कमियां निकाल रहे हो। वाह, इस खाने में अच्छा क्या है? दाल चावल तो बीमार लोग खाते हैं, बाहर इतनी तरह तरह का खाना आ गया है, रोज रोज तो बाहर से खाना खा नहीं सकते। ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन कभी कभी तो घर में कुछ ऐसा बनाया जा सकता है ना जिसे देखकर खाने का मन करे। सही बात है भैया, माँ सही बोल रही है। हर बार चावल वही होते हैं, दाल वही होती है, बस दाल की वैरायटी बदल जाती है। इस तरह का खाना आखिर हर बार कोई कैसे खा सकता है? दोनों ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी रसोई में से उनकी पत्नी रिया और रानी हाथों में रोटियां लेकर आती है और रानी कहती है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो हमने रोटी भी बनाई है, बस घी लगा रहे थे इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। रानी ये बोलकर रोटियां माधव और किशन की थाली में परोसने लगती है, लेकिन तभी माधव गुस्से में कहता है, ये रोटियां बनाकर तो एहसान कर दिया है ना तुम लोगों ने हम पर। हम बाहर जाकर कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और खाने में क्या मिलता है? दाल रोटी चावल खिचड़ी। रिया का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल था। माधव की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और उसने कहा, तो दाल चावल दाल रोटी खाना नहीं होता है क्या? अगर आप लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं तो हम लोग भी तो घर पर मेहनत कर रहे हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम कुछ करते ही नहीं। रहने दो किशन, इन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग बस अपना समय और मेहनत बचाने के लिए कुछ भी बना कर ले आती है। हम बाहर से कुछ खा कर आते हैं, थोड़ा घूम भी आएंगे।
माधव और किशन ये बोलकर खाने को छोड़ देते हैं और उठकर बाहर से कुछ खाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर वो नूडल्स ऑर्डर करते हैं और दोनों साथ में खाने लगते हैं। वाह भैया, ये होता है खाना, और खाना तो बढ़िया ही होना चाहिए। अरे रोज रोज बोरिंग खाना खाएंगे तो जिंदगी कितनी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। पर अब रोज रोज अपनी पत्नी को समझाने का भी तो कोई फायदा नहीं है ना, उनके तो दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, तो क्या करें। दोनों ही अब बाहर से खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन रानी और रिया नाश्ते की टेबल पर उन लोगों के लिए पोहे लेकर आती है और साथ में उनका लंच बॉक्स भी टेबल पर रखते हुए कहती है, आज हमने बैंगन की सब्जी और रोटी बनाई है खाने में, समय रहते खा लेना। हो सके तो खाना बचाकर वापस मत लेकर आना, हम लोग इतनी मेहनत से गर्मी में खाना बनाते हैं और आप लोगों को पसंद नहीं आता। बहू, इन्हें जो भी खाना है खाएंगे, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। तुम रात को खाने में दलिया बना देना, वैसे भी गर्मी देखो कितनी हो रही है, तापमान 40 के पार है। ऐसे में हल्का खाना खाना चाहिए ताकि शरीर को पचाने में मेहनत ना करनी पड़े। माँ, आप भी अपनी बहू की साइड लेती है। बस इतनी सी बात बोलते हैं हम कि खाना तो बढ़िया ही होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। चलो किशन, हमें देरी हो रही है, ऑफिस भी तो जाना है। इनका क्या है, इन्हें तो घर पर आराम करना है। ऐसा ही होता है। माधव और किशन ऑफिस पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में लंच टाइम होता है। सभी दोस्त साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। राहुल टिफिन खोलता है और कहता है, अरे यार, आज फिर मेरी बीवी वृंदा ने लंच में मलाई पनीर की सब्जी और रोटियां दे दी, और साथ में मटर पुलाव भी। कितनी बार बोला है कि ज्यादा पनीर ना बनाया करे, लेकिन ये सुनती नहीं है। मेरा तो सिंपल खाने का मन था। राहुल की बात सुनकर किशन ने धीरे से माधव के कान में कहा, माधव भैया, एक काम करते हैं, राहुल से अपना टिफिन एक्सचेंज कर लेते हैं। हमें उसकी टेस्टी पनीर की सब्जी और मटर पुलाव खाने को मिलेगा, और उसे अपना ये बैंगन की सब्जी का टिफिन पकड़ा देंगे। बिल्कुल बढ़िया बात बोली है भाई तूने। बल्कि बीवियाँ भी खुश हो जाएंगी कि उनके पति टिफिन खाली करके आए हैं, तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। राहुल, अगर तुम्हें कुछ सिंपल खाने का मन है तो हम लंच में बैंगन लेकर आए, तुम चाहो तो हमसे लंच एक्सचेंज कर सकते हो। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को बैंगन खाने का मन होगा। कैसी बात कर रहा है यार, हमारे घर वैसे तो बहुत अच्छी बैंगन की सब्जी बनती है, लेकिन ये हम तेरी पनीर की सब्जी खाकर एडजस्ट कर लेंगे, तुम्हारी बैंगन की सब्जी खा ले। अब राहुल अपना टिफिन माधव और किशन के साथ में एक्सचेंज कर लेता है। जैसे ही माधव और किशन राहुल की पनीर की सब्जी पुलाव रोटियां खाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी थी, जैसे किसी 5 स्टार का खाना हो। वापस आते हुए दोनों भाई गाड़ी में साथ आ रहे थे और माधव ने कहा, क्या बढ़िया खाना बनाया था राहुल की बीवी ने। बताओ, उसको तो बाहर जाकर खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, घर पर ही उसकी बीवी इतना टेस्टी खाना जो बना देती होगी। हाँ भैया, लेकिन हर किसी के नसीब में इतना अच्छा खाना बनाने वाली बीवी नहीं होती ना। देखो, अब हम घर जाएंगे तो हमें दलिया खाने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर कर दिया था कि रात को खाने में दलिया बनाना है। दोनों ही पति घर आते हैं और उनकी पत्नियां उनसे टिफिन ले लेती है। रानी और रिया टिफिन रसोई में लेकर जाती हैं और टिफिन खोलते हुए रिया कहती है, अगर आज भी इन दोनों का टिफिन खाली हुआ तो मैं टिफिन देना ही बंद कर दूंगी। अगर आज भी इन दोनों का टिफिन खाली नहीं हुआ ना तो मैं टिफिन देना ही बंद कर दूंगी। रिया टिफिन खोलकर देखती है तो टिफिन तो बिल्कुल खाली होता है। ये देखकर रिया खुश हो जाती है। देखो रानी, इन दोनों ने अपना टिफिन खाली कर दिया है, इसका मतलब बैंगन की सब्जी अच्छी लगी। मैं तो कहती हूँ हम बैंगन की सब्जी ही बना लेंगे। शुक्र है, कम से कम इन्हें हमारा बनाया हुआ खाना तो अच्छा लगा। ऐसा कहते ही दलिए के साथ वो लोग रात के खाने में भी बैंगन की सब्जी और रोटी बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में सब लोगों को खाना परोसा जाता है। माधव जैसे ही खाने में दलिया, बैंगन की सब्जी और रोटी देखता है तो थाली को एक तरफ खिसका देता है और कहता है, ये क्या है। चलो, माँ के लिए दलिया बनाया समझ में आता है, लेकिन हमारे लिए तुम लोगों ने फिर से बैंगन बना दिए। कौन खाता है बैंगन। आप लोग टिफिन खाली करके आए थे ना, हमें लगा आपको हमारी बैंगन की सब्जी अच्छी लगी, इसलिए हमने रात को भी तुरंत बैंगन की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। कोई भी बैंगन नहीं खाता और ना ही कोई बैंगन खाकर खुश होता है। तुम लोगों को इतनी बात भी समझ नहीं आई। हमने हमारे ऑफिस में राहुल से उसका टिफिन एक्सचेंज कर लिया था, और पता है वो टिफिन में क्या लेकर आया था? पनीर की सब्जी, मटर पुलाव, गर्मा गर्म रोटियां। ऐसा खाना था जैसा 5 स्टार होटल का खाना होता है। इसलिए तो बार बार हम तुम्हें समझाते रहते हैं कि खाना तो बढ़िया ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आती। अब रिया और रानी को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आता है। जहां वो अपने आप को थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश कर रही थी और अपने परिवार को वो खिला रही थी जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है, वही रानी कहती है, बस बहुत हो गया। आप लोगों को लगता है कि आप सारा दिन काम करते हैं, सबको संभालते हैं और हम कुछ नहीं करते। अरे घर का काम भी तो बहुत होता है। आपको इस खाने से एतराज है ना?
तो अब ऐसे ही उम्र भर अपने दोस्तों से टिफिन बदल कर या फिर बाहर जाकर खाना खाइए। इस घर में खाना वही बनेगा जो हमारा मन होगा। हाँ, और अगर किसी को ज्यादा ही एतराज हो तो खुद रसोई में जाकर खाना बना सकता है। वैसे भी आप लोगों को लगता है कि खाना अच्छा ही होना चाहिए, और हम जो बनाते हैं वो खाना आपको बढ़िया लगता नहीं है। रानी और रिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं माधव और किशन उनका चेहरा देखते रह जाते हैं, और लता आराम से अपना दलिया खाते हुए बोलती है, अब मुझे क्या घूर रहे हो? ये सब कुछ तो होना ही था, तुमने बेकार में बात और कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। ऐसा ही होता है। अगले दिन टिफिन में रानी और रिया घिया की सब्जी बनाकर दे देती है। वहीं राहुल के बगल में बैठे हुए माधव और किशन मुस्कुराते हुए राहुल से कहते हैं, भाई आज क्या लेकर आया लंच में? आज मेरी बीवी ने राजमा चावल दिया है, खुशबू से ही पता चल जाएगा। चल भाई, अगर तुझे राजमा चावल नहीं खा रहे हैं तो आज भी हम तेरे लिए टिफिन एक्सचेंज कर लेते हैं। हम तेरे राजमा चावल खा लेंगे, हमारी बीवी ने बढ़िया घिया की सब्जी बनाकर भेजी है। तू तो घिया की सब्जी खा ले। मैं जितना पागल दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। उस दिन तो तुम लोगों ने मेरी पनीर की सब्जी लेकर मुझे बैंगन चिपका दिए थे, लेकिन रोज रोज ये नहीं होगा। मैं तो अपने राजमा चावल ही खाऊंगा। माधव और किशन का मुंह ये बात सुनकर उतर जाता है, और वो बड़े मजे से राहुल को राजमा चावल खाते हुए देखते हैं और लार टपकाने लगते हैं। वो अपनी घिया की सब्जी खाकर ही एडजस्ट करते हैं और आधा बचा हुआ खाना टिफिन में ही छोड़ देते हैं। शाम के समय जब वो घर आए तो घर से बढ़िया खुशबू आ रही थी। माधव, लगता है कि आज हमारी पत्नियों को अक्ल आ गई है। देखो तो घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये खुशबू तो हलवा पूरी और बढ़िया सब्जी की लग रही है। चलो अच्छा है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाते हैं, बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। थोड़ी देर में पूरा परिवार खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। सच में टेबल पर तरह तरह का खाना था। सोया चाप की सब्जी, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, नान, चावल, सब कुछ। आज तो मजा ही आ गया। ऐसा होता है खाना? क्या हो गया, तुम दोनों की अकल ठिकाने आ गई है क्या? जो इतना बढ़िया खाना तुमने एक ही दिन में हमारे सामने पेश कर दिया। आज तो खाना खाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं के राजा महाराजा हैं। ओ राजा जी, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए। दरअसल हमारी पड़ोसन के घर में शादी थी, हम लोग जा नहीं पाए, पर माँ जी ने कन्यादान भिजवा दिया था, तो थोड़ा बहुत खाना बचा था तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में बांटा है, तो हमारे घर भी आया। हमने आज खाना नहीं बनाया है। वही तो मैं सोचूं कि हमारी पत्नियां इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती हैं, पर खाना तो बढ़िया ही होना चाहिए। आज तो बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। तभी लता कहती है, लेकिन हमारी पड़ोसन से हमारे सालों के रिश्ते हैं, किसी वजह से हम शादी में तो नहीं जा पाए, लेकिन परसों उनकी बेटी का रिसेप्शन है, यहीं कोई 10 किलोमीटर दूर। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम लोग तो रिसेप्शन में चले जाओ। क्या यार माँ, हम थक जाते हैं, हम कैसे जाएंगे? भैया कैसी बातें कर रहे हो? रिसेप्शन का मतलब बढ़िया खाना, और खाना तो बढ़िया ही होना चाहिए। चलते हैं ना, दोनों साथ में जाएंगे और बढ़िया बढ़िया खाना खा कर आएंगे। किशन की बात सुनकर माधव भैया रिसेप्शन पार्टी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं। माधव और किशन तैयार होकर रिसेप्शन में चले जाते हैं। वहीं रिया लता के पास आती है और पूछती है, माँ जी, ये लोग रिसेप्शन की पार्टी में गए हुए हैं, वहीं से कुछ खाना खाकर आ जाएंगे। आप बताइए कि हम आप लोगों के लिए क्या बनाएं? बनाना क्या है, मेरे दोनों बेटों के जितने चोचले हैं उतने मेरे नहीं हैं। एक काम कर, हम तीनों के लिए कोई भी खिचड़ी या दलिया बना दे। हल्का खाना खाएंगे तो पेट को भी आराम मिलेगा। ठीक है माँ जी, मैं कुछ सब्जियां डालकर वेजिटेबल खिचड़ी बना देती हूँ, वो पूरे शरीर के लिए भी अच्छी होगी। अब रिया और रानी रसोई में वेजिटेबल खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं जैसे ही माधव और किशन रिसेप्शन में जाते हैं तो वो वहां की भीड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे यार, देख तो जरा यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। मुझे तो नहीं लगता कि हमें खाना भी मिल जाएगा। मैंने आपको बोला था भैया कि रिसेप्शन में टाइम से चलते हैं, लेकिन आपने बोला कि ऑफिस की छुट्टी के बाद जाएंगे। अगर ऑफिस से आधा 1 घंटा जल्दी निकल जाते तो खाने को मिल जाता। चल चल, जरा स्वीट काउंटर पर जाकर देख कर आते हैं, शायद हमें वहां पर कुछ खाने को मिल जाए। वैसे भी 10:30 बज गए हैं और जोरों की भूख लगी है। अब दोनों ही स्वीट काउंटर पर जाकर देखते हैं तो वहां पर भी आधे से ज्यादा खाना खत्म हो चुका था, और जो खाना बच गया था उस पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि वो रिसेप्शन टेंट लगाकर एक गली में हो रहा था, जिस वजह से कोई भी उस रिसेप्शन में खाना खाने के लिए घुस रहा था, और खाना कम पड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। जब वो रास्ते में गाड़ी से घर आ रहे होते हैं तो किशन पेट पकड़ कर कहता है, अरे भाई बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इस समय तो कोई भी रेस्टोरेंट भी नहीं खुला होगा, 11:30 हो गए हैं। कोई बात नहीं, हमारी पत्नियों ने जो बनाया होगा वही खा लेंगे, भूखे नहीं सोया जाएगा यार, आज बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है।
माधव और किशन घर आते हैं और दोनों ही खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। रिया और रानी उन्हें खाना खाने के लिए बैठता देखकर हैरान हो जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? गए तो थे रिसेप्शन में खाना खाने के लिए और फिर भी खाना मांग रहे हैं। गए तो थे, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि खाना छोड़ो पानी भी नसीब नहीं हुआ और हमें यहाँ आना पड़ा। और आधे से ज्यादा खाना तो हमारे ऑफिस से वहां पहुंचने तक खत्म हो गया था। कुछ नहीं कर पाए। वापस आने तक रेस्टोरेंट भी बंद हो गए। अब तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो और खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। रानी और रिया जाकर अब 2 प्लेट में वेजिटेबल खिचड़ी डालकर उन लोगों को परोस देती है और फिर से दोनों भाइयों का पारा हाई हो जाता है। फिर खिचड़ी? तुम लोग ये दाल चावल दलिया खिचड़ी से आगे कभी बढ़ नहीं सकती क्या? हम तो तुमको समझा समझा कर थक गए कि खाना तो बढ़िया ही होना चाहिए, माधव ने बहुत ऊंची आवाज में बोला, जो कि रानी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती और गुस्सा करती है। खाना बढ़िया होना चाहिए? जरा मुझे विस्तार में बताओगे कि बढ़िया खाना कैसे होता है? अरे इस घर के लिए और इस घर के परिवार वालों के लिए जितना अच्छा हो सकता है हम लोग उतना करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमेशा सुनने को मिलता है। और रही बात खाने की, तो हमें पता था कि आप बाहर से खाना खाकर आओगे, इसलिए हमने वो बनाया जो कि हम खाना चाहते थे और उससे भी आपको ऐतराज है। हमें सपना नहीं आ रहा था कि रिसेप्शन में जाकर भी आप भूखे पेट घर पर वापस आओगे, वरना आप लोगों के लिए कुछ और बना देते। आप लोगों ने तो हद ही की हुई है। दोनों की पत्नियां अब गुस्सा होकर अपने अपने कमरों में चली जाती है। माधव और किशन बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए वो वेजिटेबल खिचड़ी ही खाने लगते हैं, जो उन्हें ज्यादा बुरी नहीं लगती। अगले दिन दोनों की पत्नियों ने कुछ भी खाने को नहीं बनाया था, क्योंकि वो गुस्सा थी। वहीं माधव और किशन जैसे ही ऑफिस में पहुंचे तो उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिला। लंच टाइम में राहुल दाल और चावल खा रहा था। क्या बात है राहुल, तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल खाते हो, तो आज दाल चावल क्यों खा रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या भाई, देश में युद्ध के हालात बने हुए हैं और गैस सिलेंडर की तो वैसे भी मारा मारी है। तो मैंने तो अपनी पत्नी को बोल दिया है कि कुछ दिनों के लिए वही सब बने जो कम गैस खर्च करे, लेकिन खाना तो बढ़िया ही होना चाहिए। उसका क्या? खाने का क्या है, ये जुबान कभी भी कंट्रोल में नहीं रहती। जितना बढ़िया खाना दे दो और बढ़िया खाना मांगती है, और ज्यादा बढ़िया खाना सेहत को नुकसान करता है। देखो तुम दोनों कितने फिट दिखते हो और मेरा पेट देखो, ऐसा लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। माधव और किशन ने गौर किया, राहुल की बात ठीक थी। माधव और किशन घर आए तो उनकी पत्नियों ने राजमा चावल बनाए हुए थे। माधव और किशन खुश हो गए। खाना खाते हुए माधव ने कहा, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने शायद तुम लोगों पर बहुत कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। सब जानते हैं कि सिलेंडर की कितनी कीमत है, इसलिए कुछ दिनों के लिए घर पर दाल चावल और खिचड़ी यही सब बनाओ। हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात को भी हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तो यही लगा होगा कि हम शादी में गए हैं तो खाना खाकर ही आएंगे। सारी गलती हमारी ही थी। शुक्र है कि तुम दोनों को ये समझ में आया कि तुम्हारी पत्नियां तुम लोगों के लिए जो भी कर रही है वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। चलो अब आज रात में चावल खा लो, कल से हम वही दलिया खिचड़ी ही खाएंगे, वो सेहत को फायदा भी देता है। कल से मैं फिर से वेजिटेबल खिचड़ी बना दूंगी। उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती और ना ही ज्यादा गैस लगती है। जो भी सब्जियां घर में हो बस उसे कुकर में डालो और 3 सीटी लगा दो। और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो कल मैं सब लोगों के लिए ठंडी ठंडी छाछ भी बना दूंगी। वेजिटेबल खिचड़ी के साथ छाछ बहुत अच्छी लगती है, वो गर्मी में ताजगी भी देगी हम लोगों को। अब तो तुम इन लोगों को उबले हुए चावल भी खिला दोगी तो भी ये लोग खा लेंगे। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा सबक सीख कर आए हैं ये। लता की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और साथ में खाना खाने लगता है। रात के समय राजमा खाने की वजह से सभी लोगों को गैस बनती है और माधव और किशन को एहसास होता है कि सच में खाना बढ़िया नहीं बल्कि खाना अच्छा होना चाहिए, जो कि मन को खुश तो करे लेकिन तन को भी खुश करे।